हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मंत्रा पे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको जीएस से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं तथा इससे बचने के उपाय क्या हैं, इन सभी टॉपिकों पर यहाँ पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम हिंदी में वैश्विक तापन या जलवायु परिवर्तन कहते हैं, जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं, ये होता क्या है इसे समझते हैं। पृथ्वी का जो औसत ताप है वह समय के साथ जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उस हिसाब से यदि पृथ्वी के औसत ताप में भी वृद्धि हो रही है तो वही ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगी या वैश्विक तापन कहलाएगी। जो पृथ्वी का वर्तमान में औसत ताप है वह लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। यदि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है इसके औसत ताप में भी वृद्धि होती जाए तो उसे हम वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जिस प्रक्रिया के कारण होती है उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं या हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्रीन हाउस गैसों को समझना होगा। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में सर्वप्रथम 1824 में जोसेफ फेरियर ने बताया था। यानी 1824 में जोसेफ फेरियर ने ही ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। उन्होंने बताया कि जो हमारा वायुमंडल है उस वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जो सूर्य से आने वाले इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, और जैसे ही उसे वह अवशोषित करती हैं वैसे वैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और जो यह कार्य करती हैं, यानी जिन गैसों के द्वारा यह कार्य किया जाता है उन गैसों को ही हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। यहाँ से हम लोग समझते हैं फिगर से। फिगर में मैंने बनाया है, यहाँ पृथ्वी का स्ट्रक्चर बनाया है और पृथ्वी के चारों तरफ ये गैसों का आवरण बना हुआ है जिसे हम वायुमंडल भी कहते हैं। इसी वायुमंडल में भिन्न भिन्न गैसें उपस्थित हैं और इसी वायुमंडल में कुछ ऐसी भी गैसें हैं जो सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों में जो इंफ्रारेड विकिरण है उनको अवशोषित कर लेती हैं। देखिए यहाँ से हमने फिगर से दिखाया है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो आने के बाद जब पृथ्वी से टकरा रही हैं तो टकराने के बाद यह वापस पृथ्वी से यानी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाना चाह रही हैं, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जो इससे वापस होने वाली प्रकाश की किरणों में से कुछ किरणों को अवशोषित कर ले रही हैं। और जैसे ही इसे अवशोषित कर रही हैं तो अवशोषित करने के कारण ही पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। तो जिन गैसों के कारण यह कार्य हो रहा है, यानी कि इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित किया जा रहा है, उन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा किया गया यह कार्य ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है या हरित गृह प्रभाव कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य से आने वाले इंफ्रारेड विकिरण को हरित गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और जैसे ही अवशोषित किया जाएगा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और पृथ्वी का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ने लगेगा उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे या वैश्विक तापन कहेंगे। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वह ग्लोबल वार्मिंग का एकदम समतुल्य है। यानी ये कहें कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को हम एक ही चीज भी कह सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होने का जो कारण है वो मेन कारण है ग्रीन हाउस गैसेज। यानी ग्रीन हाउस गैसेज में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होगी और वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी। तो ग्रीन हाउस गैसों में जो मुख्य गैसें हैं उन्हें हम यहाँ पे प्रदर्शित करने का कार्य किया है। इसमें जो सबसे प्रमुख गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ओजोन गैस है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। और यहाँ भी मैंने दिखाया है कि इसमें जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैसों के श्रेणी में आता है। जलवाष्प जो होता है वो भी ग्रीन हाउस गैसों के श्रेणी में आता है, क्योंकि यह भी सूर्य से आने वाले इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित करने का कार्य करता है। इसे भी हम उसी के श्रेणी में रखेंगे। और इसमें जो ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे ज़्यादा तेजी के साथ यानी कि सबसे ज़्यादा
जो इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित करने का कार्य करता है वह CO2 करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड ही वह मुख्य गैस है जो सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित करेगा, जिसके वजह से पृथ्वी का औसत ताप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ेगी, वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा भी इस पृथ्वी पर बढ़ेगी। तो इसका जो प्रभाव है उसे हम लोग समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है। तो इस प्रभाव को हमने 2 पार्ट में तोड़कर समझाने का काम किया है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया है। एक इसका प्रभाव पृथ्वी पर दिखाया है और दूसरा दिखाया है मानव पे। पृथ्वी पर इस ग्लोबल वार्मिंग का किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा उसे देखते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा वैसे वैसे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगेगा। इसी बात को हमने ग्लोबल वार्मिंग में भी बताया है कि जैसे जैसे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा उसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे होगा वैसे वैसे पृथ्वी का औसत ताप बढ़ेगा। दूसरा प्रभाव ये है कि जलवायु में परिवर्तन होगा। जलवायु में परिवर्तन होने का मतलब ये है कि जहाँ पे वर्षा वाले क्षेत्र हैं वो वर्षा वाले क्षेत्र में हो सकता है कि वर्षा की मात्रा कम होने लगे, सूखा जैसी संभावना बनने लगे, और जहाँ बंजर भूमि है, जहाँ पे एकदम से बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पे हो सकता है कि बाढ़ की स्थिति बन जाए। इस प्रकार की जो स्थितियाँ बनती है उसे ही हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरह के भी कंडीशन बन सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तीसरा जो इसका प्रभाव है पृथ्वी पर वह है ग्लेशियर का पिघलना। तो जब आप समझ ही सकते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी का औसत ताप बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारे पृथ्वी पर उपस्थित पहाड़ हैं, जो उस पर बर्फ जमे हुए हैं, वह धीरे धीरे पिघलने लगेंगे। और जैसे जैसे वो पिघलेंगे समुद्र में जो पानी का तल है वह भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो वह ग्लेशियर जब पिघल के पानी के रूप में परिवर्तित होंगे तो वह समुद्रों में ही जाएंगे और समुद्र तल को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो समुद्र तल में भी वृद्धि होगी। अब यहाँ पे सबसे लास्ट जो प्रभाव लिखे हैं वो लिखे हैं जैव विविधता। जैव विविधता होती क्या है? तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की घटना होगी एक ही प्रजाति के जीवों में भी भिन्नता पाई जाने लगेगी, उसे ही हम जैव विविधता कहेंगे। अब इसका प्रभाव मानव पर किस प्रकार से पड़ता है उसे हम लोग समझते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी वैसे वैसे मानव में होने वाले रोग की मात्रा भी बढ़ेगी, या जो पुराने रोग हैं वह और खतरनाक होते जाएंगे और नए नए रोगों का इजाद होगा। दूसरा इसका प्रभाव है भुखमरी। तो जैसे जलवायु परिवर्तन होगा सूखा वाले क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे और जहाँ वर्षा होनी चाहिए वहाँ हो सकता है सूखा पड़ने लगे, तो कृषि ठीक से होगी नहीं। जब कृषि ठीक से होगी नहीं तो अन्न उगेंगे नहीं, तो भुखमरी जैसी समस्याएं तो होनी आम बात है। तो भुखमरी जैसी समस्याएं भी होंगी, कृषि भी हमारा प्रभावित होगा, आवास की समस्या होगी। आवास की समस्या क्यों होगी? तो जब समुद्र तल में वृद्धि होने लगेगी ग्लेशियर के पिघलने के कारण, तो समुद्र के तटों पर जो रहने वाले लोग हैं उन्हें वहाँ से प्रवास करना पड़ जाएगा, वहाँ से हटना पड़ जाएगा। तो आवासीय प्रभाव भी देखने को मिलेगा। बाढ़ और सूखा जैसी स्थिति बनेगी। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं कहीं बाढ़ आने लगेंगे, कहीं कहीं सूखा पड़ने लगेगा। तो ये सब घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग के कारण होंगी। अब ग्लोबल वार्मिंग के ये तो प्रभाव हो गए, इसके कारण भी हमने बता दिया कि कारण क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसों में होने वाली वृद्धि ही इसके सबसे बड़ी कारण है। तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और ग्रीन हाउस गैसों में भी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जैसे जैसे इस पृथ्वी पर बढ़ेगी, हमारे वायुमंडल में बढ़ेगी, वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग की घटना भी तेजी से बढ़ेगी। तो जब सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो हम ये भी समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बढ़ाने में किन किन देशों का कितना कितना योगदान है। तो इसे हमने यहाँ चार्ट के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है कि चीन जो है वह सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। लगभग 30% कार्बन का उत्सर्जन अकेले चीन करता है, यह पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है जो संपूर्ण विश्व का लगभग 15% कार्बन अकेले उत्सर्जित करता है। तीसरे नंबर पर संयुक्त यूरोपीय संघ है जो कुछ यूरोपों के देशों का एक समूह होता है
जो लगभग 9% कार्बन उत्सर्जित करके तीसरे स्थान पर बना हुआ है। और चौथे स्थान पर हम लोग यानी कि भारत बना हुआ है। भारत भी लगभग 7% पूरे विश्व के कार्बन उत्सर्जन में योगदान करता है। यानी कि योगदान नहीं, ये हमारा एक कहा जाए कि कमी है, जिसे हम लोगों को जिस पे हम लोगों को कार्य करने की जरूरत है। तो ये तो हो गया कार्बन उत्सर्जित करने वाले कुछ प्रमुख देश। अब हम लोग समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के रोकने के क्या उपाय किया जा सकता है। तो इसके उपाय को भी हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया है। एक तोड़ दिया है वैश्विक स्तर पे, दूसरा तोड़ दिया है राष्ट्रीय स्तर पे, तीसरा तोड़ दिया है व्यक्तिगत स्तर पे। और इस प्रकार से तोड़ करके हमने आसान भाषा में समझाने का कार्य किया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पे इसके रोकथाम के क्या उपाय किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पे इसके कुछ मुख्य उपाय हैं, जैसे हम ऊर्जा का बचत कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं, या फिर समय समय पे पेड़ पौधों को लगाकर भी ग्लोबल वार्मिंग की घटना को कम कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ उपाय किए जा रहे हैं, जो देश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, राज्य की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तेजी के साथ वृक्षारोपण हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं को कम करने के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है, जो वायुमंडल में होने वाले प्रदूषण को रोकेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बढ़ने को रोकेगा। तीसरा, उद्योगों के माध्यम से जो उत्सर्जित गैसें निकल रही हैं, उन गैसों का एक मानक सेट किया जा रहा है कि इस मानक से ज़्यादा गैसें न उत्सर्जित हों, या उत्सर्जित हों तो इसे किस प्रकार से रोका जाए। इन सब चीज़ों पर भी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हो रहा है। तीसरा आता है वैश्विक स्तर पर क्या कार्य हो रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पर बहुत से सम्मेलन हुए हैं, उसमें से कुछ सम्मेलन जो मुख्य हैं उसको मैंने यहाँ चार्ट के माध्यम से दिखाने का कार्य किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। तो जो विश्व स्तर पर सबसे पहला पर्यावरण को लेकर के सम्मेलन हुआ, वह सम्मेलन 1972 में हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण को लेकर के पहला सम्मेलन कब हुआ, तो 1972 में हुआ। और उस सम्मेलन का नाम क्या है, तो उसे हम इसका सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में हालांकि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कोई चर्चा नहीं की गई, लेकिन इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक चर्चा हुई, और पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए इस पर वार्ता हुई, इस पर एक संगठन बना। उसके बाद से जो दूसरा सम्मेलन हुआ 20 साल बाद हुआ, 1992 में हुआ, जिसे हम रियो 20 सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। यह ब्राजील में हुआ, और इस सम्मेलन के बाद से 2 प्रमुख संस्थाएं बनी, जिसमें से एक संस्था UNFCCC तथा दूसरी संस्था कॉप के रूप में बनी। तीसरा जो प्रमुख सम्मेलन हुआ 1997 में हुआ, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। यह सम्मेलन जापान में हुआ, और इस सम्मेलन में एक कार्बन क्रेडिट की अवधारणा की गई। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, यानी कि जो देश जितना ज़्यादा कार्बन बचाएगा, वह देश उतना ही ज़्यादा कार्बन को बेच सकता है। हालांकि यह अवधारणा उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन शुरू की गई थी। उसके बाद से 2015 में जो सम्मेलन हुआ पर्यावरण को लेकर के, वह पेरिस समझौता था, जिसे हम COP21 के नाम से भी जानते हैं। लास्ट सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है 2018 में, जिसे हम COP24 या पोलैंड सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। यह पोलैंड में हुआ था। तो ये सबसे अंतिम सम्मेलन था। ये था आज का पर्यावरण का वीडियो। अब इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे मैं दिखाने का कार्य कर रहा हूँ, उसे आप लोग समझें और उसे नोट डाउन करने का काम करें। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वह है कि पृथ्वी का औसत ताप कितना होता है। तो वर्तमान में जो पृथ्वी का औसत ताप है वह लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा वह ये बनेगा कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसकी संकल्पना किसने दी, तो जोसेफ फेरियर ने दी। किस सन में दी, तो 1824 में दी। चौथा जो क्वेश्चन ये बनेगा कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस कौन है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन क्या बनेगा, तो अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो कार्बन उत्पादक देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है। चीन सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है। यानी एक व्यक्ति
उसका सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। यानी कि व्यक्तिगत दृष्टि पे देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, और एक देश के रूप में देखा जाए तो चीन होगा पहले स्थान पे। पर हेड संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन है, और देश के हिसाब से सबसे ज़्यादा चीन का उत्सर्जन है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पर्यावरण को लेकर के पहला सम्मेलन कब हुआ, तो यह सम्मेलन 1972 में हुआ, जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। तो ये यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।